Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good, good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. So आज 11th का फर्स्ट क्लास है ना? Yes, sir. अदर सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट हुआ है? बायो, फिजिक्स या मैथ? नहीं सर। नहीं है. अच्छा, दैट्स मीन फर्स्ट क्लास ऑफ योर क्लास 11 एंड दैट इज फॉर केमिस्ट्री. चलो, बहुत अच्छी बात है. तो क्लास तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 11 का, लेकिन उससे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि हम लोग क्लास 10 तक क्या पढ़े हैं. ठीक है, तो आई होप सब तो 10 तक हम लोग का जो चैप्टर्स था वो सारे चैप्टर्स एटलीस्ट सबको इधर रीड किया हुआ है या नहीं है, जो भी केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर था. इस बार एटलीस्ट चैप्टर पढ़े हो ना सब कोई? हाँ सर। चलो, बहुत अच्छी बात है. लास्ट चैप्टर कौन सा था क्लास 10 का? केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर कौन सा था? सर आईसीएसई में ऑर्गेनिक था लास्ट में। अच्छा, आईसीएसई तो ऑर्गेनिक था, ठीक है. और सीबीएसई का? So, periodic classification of elements. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल. बहुत अच्छी बात है. ओके ओके. So myself Alok sir, okay, your chemistry teacher. ठीक है. अब हम लोग क्लास 11 तक बेसिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे. ठीक है, ओवरव्यू देखने से क्या फायदा है कि हम लोग पूरा साल का जो मेरा करिकुलम रहेगा ड्यूरेशन द होल ईयर, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को कैसे डील करना है, उस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको होल लाइफ काम लगेगा या फिर 12 में काम लगेगा, वो सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार पहले दिमाग में बिठा लेंगे और इसको कॉपी पे एकदम फर्स्ट पेज में नोट डाउन करके रखना. ये हमेशा एकदम हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ताकि जब भी प्रिपरेशन करो, जब भी प्लानिंग करो कि केमिस्ट्री को कैसे आगे लेते चलना है, तो ये वाला हमेशा सामने होना चाहिए थी. इस चैप्टर से ये पॉइंट्स हमको हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट फर्दर इस चैप्टर में काम लग सकता है. ठीक है, इसलिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बता रहे उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है. अब देखो, हम लोग जो क्लास 10 में पढ़े थे ना, 10 का केमिस्ट्री मान लो एक पॉन्ड की तरह है या फिर एक वेल की तरह है. ठीक है, लेकिन जो 11 का केमिस्ट्री है, इट इज लाइकली अबाउट अ सी. मतलब तुमको सीधा कुआं से उठाकर समुद्र में डाल दिया. अब तुमको तैरना आता है या नहीं आता है उससे बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता. आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पर तुमको सीखना पड़ेगा टू डील अबाउट द केमिस्ट्री. लेकिन एक अच्छा बात भी ये है कि हमको घबराना नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयरली तो ये टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में हम लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं है. मतलब क्लास 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम तो उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, एकदम भी जानकारी नहीं है. ऐसा टॉपिक हमको बहुत कम मिलेगा. ठीक है, 2 या 3 चैप्टर में वैसा टॉपिक मिलेगा. अदरवाइज हम लोग मैक्सिमम चीजों के बारे में पहले से जान कर आए हैं, तो हम लोग को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ क्लास 11. ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक. तो अभी सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि 11 का मेरा चैप्टर्स कौन कौन सा है. तो देखो, फर्स्ट चैप्टर जो है दैट विल बी योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है,
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम टॉपिक जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसी टॉपिक्स को थोड़ा एडवांस वे में हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर स्पेशली हम तो पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल हम लोग सीबीएसई में अगर बताए तो क्लास 9 में पढ़े थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। आईसीएसई का 10 में एक स्पेशल चैप्टर ही है पूरा का पूरा, एवोगाड्रोस और बेलूसाफ्स लॉ के बाद मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग 9 में 10 में सीबीएसई आईसीएसई मिलाकर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उसके ऊपर कुछ वास्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अब देखो 9 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर दैट यू नो एक्यूरेट वे टू कैलकुलेट मोल कॉन्सेप्ट? कितना तो एकदम श्योरली पता है कि अगर मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग अगर क्वेश्चन डाले अभी तो एकदम 100% श्योरली करेक्ट बना सकते हो? बताओ उदयन। ओके, आई थिंक मैक्सिमम बना सकते हो। अभी डर लग रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। देखो डरना नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास में तुम लोग तो बोल रहे, एकदम फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, एकदम देन एंड देयर पूछ करो। नहीं समझ में आया बताओ, वापस से बोला जाएगा। यहाँ से कोई डाउट लेते नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना है। हर एक क्लास का डाउट इसी 1.5 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए। उसके बाद भी डाउट रह जाएगा, जरूर रहेगा, वो भी क्लियर होगा, लेकिन पूछना जरूर है। हाँ, और भी स्टूडेंट्स का हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमको भी पता है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 9-10 में अच्छे से कर चुके हैं, तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल बना सकते हैं। जिस भी बच्चे को डाउट है ना, हम लोग इसको जब अभी पढ़ेंगे 11 में तो एक ऐसा वे में पढ़ेंगे ताकि और डाउट नहीं रहेगा। अब इसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो हम तो यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर हम तो यहाँ पर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ना है। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो देखो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब हम लोग क्लास 9 तक गैस लॉज पढ़े हैं। आईसीएसई में केमिस्ट्री में ही था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ था ना ये सब। यस सर। और सीबीएसई में फिजिक्स में शायद होगा बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ था। सीबीएसई का फिजिक्स में बॉयल्स एंड चार्ल्स नहीं सर। नहीं था। चलो ठीक है, अगर फिजिक्स में भी नहीं था तो कोई बात नहीं, जब ये टॉपिक आएगा हम लोग तब 5th चैप्टर में, तब हम लोग वहां पर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का लॉ पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का लॉ मतलब जब भी एक रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट्स आपस में कैसे कंबाइन करेगा, उससे रिगार्डिंग कुछ लॉज यहाँ पर हमको पढ़ना है। उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हमको लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक जो है वो है मेरा, हम मेजर टॉपिक बता रहे, ठीक है, जो हर चीज हमको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है और हमेशा याद भी रखना है। कंसेंट्रेशन टर्म्स, किसका कंसेंट्रेशन, एक सॉल्यूशन का क्या कंसेंट्रेशन हो सकता है, उससे रिगार्डिंग सारे टर्म्स हमको यहाँ पर पढ़ना है। एंड दिस इज द वास्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अभी अगर ये टर्म्स नहीं देखेंगे तो हम लोग क्लास 12 में जाकर जो हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन, उसमें हम लोग तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए 11 में हमको ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखना है जो कि मेरा क्लास 12 में भी जाएगा। क्लास 12 में जब हम लोग चलाते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि 11 में पूरा डिटेल्स में बता दिया जाता है, फिर क्लास 12 में जाकर उसको यूज करना पड़ता है बस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वास्ट टॉपिक यहाँ पर है।
फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमको मिलेगा, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, या फिर उसी तो बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये भास्ट टॉपिक्स हमको फर्स्ट चैप्टर से ध्यान में रखना है। और ये जो टॉपिक्स बताए ना, ये टॉपिक्स लेकिन याद हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। तुम लोग 12 दो, ज्वाइंट दो, मेडिकल दो, कोई भी एग्जाम दो, ये टॉपिक्स लेकिन यूजफुल है। ये टॉपिक से क्वेश्चन लेकिन बनता है, ठीक है। ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनता है, हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक एग्जाम में छूट दिया, नहीं, कोई भी एग्जाम दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा ही। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट चैप्टर, तो ओवरव्यू थी। इतने टॉपिक हमको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। फिर जाकर देखो, इसके बाद जो मेरा सेकंड चैप्टर आएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्लास 9-10 तक थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक डिस्कवरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो उनसे आगे जाकर हम लोग को जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है मेजरली, दैट इज हमको यहाँ पढ़ना होगा बोर्स मॉडल। थोड़ा डिटेल्स वे में पढ़ना है बोर्स मॉडल। उससे थोड़ा पहले डिस्कशन होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनर्जी का। जब हम लोग आएंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों को कुछ पढ़ना है, दैट इज क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। ये सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू है। तो सेकंड चैप्टर पढ़ने में थोड़ा इजी लगेगा, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैक्सिमम टॉपिक जानते हैं क्लास 9-10 तक। हम लोग रदरफोर्ड मॉडल तक पूरा पढ़ चुके हैं ना 9 में। यस सर। हाँ सर। एकदम सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सबका पढ़ा हुआ है, बस उससे आगे हम लोग जाएंगे। जो मेरा थर्ड चैप्टर है ना, इसमें न्यू टॉपिक ज्यादा कुछ नहीं है, दैट इज पीरियोडिक टेबल। जो हम लोग 9-10 में पढ़े हैं उसी तो पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपांड वे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड वे में पढ़ेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम टॉपिक्स आर सिमिलर टू योर प्रीवियस क्लास, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है ना, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इस चैप्टर को यहाँ पर सही से अगर कोई नहीं समझोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा डल हो जाओगे। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग तो यहाँ पर अच्छे से समझना है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा प्रॉब्लम ना हो। विदाउट नोइंग total details analysis of chemical bonding, you can't start organic chemistry. केमिकल बॉन्डिंग तो अच्छे से जाने बगैर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर इसमें किसी को डाउट रहा तो फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं पाएगा। आंसर जरूर कर लो दे, याद करके आंसर जरूर कर पाओगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 11 में तो नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इन योर क्लास 12, इट इज इन योर जेई मेंस एडवांस, दोनों में है। नीट डालो उसमें भी है,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता ही है, उसके लिए हम तो केमिकल बॉन्डिंग तक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में आईसीएसई वालों का तो एक अलग से टॉपिक ही था, सीबीएसई वालों का भी हम लोग इसमें पढ़े थे, शायद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ही पढ़े थे। कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे ना, दोनों से पूछ रहे, सीबीएसई आईसीएसई बोथ कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। हाँ सर पढ़े थे। हाँ पढ़े थे, सर। ठीक। आईसीएसई वालों का एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी था, दैट इज कोऑर्डिनेट। सीबीएसई में ये शायद नहीं था। उदाहरण का तो होगा पता है, कोऑर्डिनेट था, ठीक। सीबीएसई वालों का कोऑर्डिनेट नहीं था। हाँ सर, सीबीएसई में कोऑर्डिनेट नहीं। हाँ, कोवैलेंट और आयोनिक था, कोऑर्डिनेट नहीं था। यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वो मेरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा, और यही मेरा लीड करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। स्ट्रक्चर मतलब हम तो यहाँ पर पढ़ना है शेप, एक मॉलिक्यूल का क्या शेप है, क्या जियोमेट्री है, किस एंगल पे वो प्लेस्ड है, बॉन्ड एंगल जिसको बोलता है, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है, ये सारा टॉपिक हमको यहाँ पर कवर अप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 चैप्टर का हम ओवरव्यू दे दिए, और फर्स्ट 4 चैप्टर इज योर क्रूशियल चैप्टर, मार्क्स उठाने के लिए भी, और थ्रू आउट द लाइफ आगे चलने के लिए भी। ये फर्स्ट 4 चैप्टर अगर याद रहा तो मान के चलो कि 50 to 60% केमिस्ट्री तुमको हमेशा याद है। इसके साथ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐड कर दिए तो 90% चैप्टर मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर सिर्फ बचेगा इंपॉर्टेंटली, मेजरली इंपॉर्टेंट बता दें। एक रह जाएगा थर्मोडायनामिक्स, शायद नंबर 6 नंबर वो चैप्टर है, एक रह जाएगा थर्मोडायनामिक्स। इसमें हमको कुछ न्यू टर्म्स देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में क्लास 10 तक थर्मोडायनामिक्स नहीं है, फिजिक्स में शायद हो सकता है। फिजिक्स में क्या था थर्मोडायनामिक्स कभी? हाँ सर क्लास 10 फिजिक्स में था आईसीएसई में। क्लास 10 में आईसीएसई में था। सीबीएसई वालों का फिजिक्स में था? नहीं सर, नहीं था। ठीक है, तो आईसीएसई वालों को थोड़ा पता है, लेकिन वो जो पता है वो यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा हमको एक्स्ट्रा वे में पढ़ना है। तो बस ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा जहां पर कुछ टर्म्स तुम लोग पहली बार सुनोगे। ठीक है, और ये चैप्टर समझने के लिए थोड़ा अच्छे से हमको यहाँ पर रीड करना है। हम आज ही बता दे रहे, थर्मोडायनामिक्स तुम लोगों को फिजिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, एक फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर मिलेगा और एक केमिस्ट्री का भी मिलेगा। तुम लोग सिलेबस देते हो घर में 11 का? हाँ सर। तो ख्याल किए हो दे, नोटिस जरूर किए हो दे, फिजिक्स में भी है थर्मोडायनामिक्स। हाँ सर, तो हम बता दे रहे, हाँ, तो जिस दिन केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे ना, उस दिन फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स मत पढ़ना। एटलीस्ट जब पहला बार थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तब तो मत पढ़ना, नहीं तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो गए? लॉ मेरा सेम है, लॉ मेरा सेम है, लेकिन इसमें उस लॉ का रिप्रेजेंटेशन अगर नॉर्थ वे में है तो इसमें उस लॉ का रिप्रेजेंटेशन साउथ वे में है। पूरा साइन का उल्टा हो जाता है। इसमें अगर किसी को प्लस माना दिया है तो सेम चीज तो फिजिक्स में माइनस माना दिया है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना कि ऑन द सेम डे थर्मोडायनामिक्स ऑफ योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मत नहीं पढ़ने का। आज केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स पढ़ लो, तो उसके बाद दिन तुम लोग फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स पढ़ो। एक ही दिन एक ही टाइम में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लॉ फिर याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ लॉ का खेला है, सिर्फ लॉ का प्ले है। नंबर ऑफ लॉज यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारे लॉज मिलेगा, फॉर्मूलास मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू रहा मेजर चैप्टर्स का। ठीक है, मेजर चैप्टर्स का ओवरव्यू दे दिए। ऑर्गेनिक जो है ना,
ऑर्गेनिक पूरा तो पूरा ही ये मेजर चैप्टर है, मतलब इसमें कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसमें जितने भी टॉपिक्स बताएंगे सबको पढ़ना है, ये तो ऐसा ही चैप्टर है एंड वास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि IUPAC पहले पढ़ चुके हैं, 10 CBSE हो या ICSE हो, IUPAC सबको पता है, both the CBSE and ICSE students are know that what is IUPAC। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स का हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये ओवरऑल व्यू रहा कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखना है। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन करना है, कोई डाउट है? एनीवन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। चलो, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, क्लास 11 का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हेडिंग करो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलो, इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या बोले, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, बहुत अच्छी बात है। देखो, मोल कंसेप्ट में इससे पहले तुम लोग किस वे में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो हम लोग पता नहीं है, लेकिन हम लोग मोल कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूलाज को याद रखेंगे, सिर्फ 4 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला। और 4 ऐसा नहीं है कि बहुत वो डिफिकल्ट वाला फॉर्मूलाज है, लॉन्ग 2 पेज का फॉर्मूला नहीं, सिर्फ 4 सिंपल 1 लाइनर फॉर्मूला याद रखना है। उससे मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल बनेगा अभी से लेकर फ्यूचर तक सारा बन जाएगा। सिर्फ ये 4 फॉर्मूला तुमको याद रखना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो ये मोल है क्या, हमको पहले तो ये समझना है कि ये मोल मोल है क्या। तो बात को ऐसा समझो, मान लो हम लोग नंबर काउंटिंग कर दे, 1 2 3 4, ऐसे करके चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक टाइम पे आएगा 10 12, फिर आ जाएगा मेरा 50 आ जाएगा, एक बार तो फिर 100 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, फिर जाते एक बार 1000 आ जाएगा, 10,000 आएगा, कितना हुआ, 1 लाख हुआ, फिर जाते 10 लाख हुआ, ठीक। अभी देखो, नंबर काउंटिंग से मोल का क्या रिलेशन है, हम नंबर काउंटिंग क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो क्लास 1 में पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 हम लोग कब सीखे हैं, क्लास 1 2 में सीखे हैं या फिर उससे भी पहले। तो नंबर काउंटिंग से मोल कंसेप्ट का रिगार्डिंग रिलेशन इसलिए है, देखो दिस नंबर्स आर काउंटेबल नंबर। ये जो नंबर्स है 1 से लेते 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ऑल आर काउंटेबल। हम लोग काउंट कर सकते हैं मैनुअली, अगर हमको 10 करोड़ रुपए दे दे तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, भले उसमें 4 दिन टाइम लगे, लेकिन काउंट कर सकते या नहीं कर सकते? सर कर सकते हो। एकदम कर सकते हैं। तो ऐसे करते हुए ना,
एक लार्ज नंबर जब आ जाएगा, बहुत ही ह्यूज नंबर जब आ जाएगा, बियॉन्ड द कैलकुलेशन ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन के बाद जो मैनुअली और कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उससे रिगार्डिंग मेरा मोल कंसेप्ट आया था। दैट्स मीन मोल कंसेप्ट इज फॉर अनकाउंटेबल पार्टिकल्स या फिर अनकाउंटेबल सब्सटेंसेस और अनकाउंटेबल नंबर्स। कोई ऐसा सब्सटेंसेस है जिसका नंबर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका नंबर काउंट नहीं कर पा रहे मैनुअली, ऑलवेज याद रखना मैनुअली, तब मेरा मोल कंसेप्ट काम में लगेगा। अब ये सिंपल सा बात समझो, ये जो 12 है, तो 12 का एक स्पेशल नाम भी होता है, तो बोल सकते हो क्या होता है? अगर तुमसे ये बोला दिया कि गो टू मार्केट एंड टेक 12 पीस ऑफ बनाना और 12 पीस ऑफ 1 डजन, एकदम बहुत अच्छी बात है। तो 12 पीस को हम लोग 1 डजन बोल सकते हैं ना। तो देखो नंबर मेरा था 12, लेकिन जब डजन में रिप्रेजेंट कर ले तो वो नंबर किसमें बन गया? 1। तो नंबर घट गया ना, 12 की जगह पे 1 लिख दिए। 50 मीन्स हाफ सेंचुरी, एक स्पेशल टर्म है 50 हाफ सेंचुरी, दिस इज सेंचुरी। तो 100 को हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 100 को हम लोग 10 to the power 2 इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यस सर। तो देखो छोटा हो गया। 144 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बताओ? सर 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर, तो ये भी छोटा हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये था 1000 मीन्स 10 to the power 3, 10,000 मीन्स 10 to the power 4, 1 lakh मीन्स 10 to the power 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 6। तो देखो इस हिसाब से काउंटिंग जब चलेगा पावर्स पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हुए चलते रहेगा। तो अभी हम तो बताओ एग्जाम हॉल में या फिर जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे, ये लिखना इजी होगा या 10 to the power यहाँ पर 10 या 12 जो भी है ये लिखना इजी होगा? कौन सा, ये वाला या ये वाला? 10 to the power 12। 10 to the power 12। तो इसीलिए क्या हुआ ना, जब ह्यूज नंबर आ गया, दैट्स मीन अनकाउंटेबल नंबर्स आ जा रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करेंगे, उसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका छोटा कर दिए, पावर पे लेते चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 12 है कि नहीं पता नहीं, हम सिर्फ समझाए, तो पावर्स पे लेते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से जब पावर्स कैलकुलेशन हो रहा था, तो ये एक बार आया 10 to the power 23। तो ये 10 to the power 23 ये जो ऑर्डर बना ना, इसको बोला दिया मोल का ऑर्डर, दैट्स मीन ऑर्डर ऑफ मोल। मतलब जब भी मोल के बारे में बोलेंगे मेरा ऑर्डर क्या रहेगा? यही रहेगा 10 to the power 23 ऑलवेज। अब साइंटिस्ट क्या आती है, तो इसके साथ एक नंबर तो मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 6.022। बहुत सारे बुक में 6.023 भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.022 लिखो या 6.023 लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑर्डर में हमेशा 10 to the power 23, यहाँ पर 10 to the power 22 मत करना, ऑर्डर हमेशा 10 to the power 23। तो ये जो नंबर बना, इस नंबर को बोला दिया 1 मोल। ठीक, अब देखो 10 to the power 23 मतलब इतने नंबर्स ना, इतने नंबर्स थी हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों इमेजिन नहीं कर सकते? कितने नंबर्स है सोच लो। फुटबॉल का साइज कैसा होता है? अभी तो यूएफए चल रहा है, देखते हो तुम लोग? हाँ सर। ठीक, तो मानते चलो कि ये फुटबॉल का साइज है, रेडियस जो भी है हम तो पता नहीं है कि वो रेडियस कितना है। तो इमेजिन करो कि इतने नंबर्स में मेरे पास फुटबॉल है,
और एक फुटबॉल के ऊपर और एक फुटबॉल को अगर हम लोग प्लेस करते हुए चलेंगे तो अर्थ से लेकर सन तक हम लोग 7 टाइम्स एक रास्ता बना सकते हैं। 7 टाइम्स, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 7 टाइम्स, मतलब इतने नंबर से। ठीक है, 10⁻23 मतलब समझ रहे हो, ये बिलियंस ट्रिलियन सब तो पार कर चुका है। तो अगर डायरेक्ट वे में हम लोग डिस्टेंस बनाएंगे तो मेरा बहुत ह्यूज नंबर बनेगा। तो ये वाला जो नंबर साइंटिस्ट लोग दिए, इसको बोला गया 1 मोल का नंबर। दिस इज 1 मोल। अब ये नंबर किस चीज का है वो नहीं बोला गया। ये एटम का है, मॉलिक्यूल का है, या फिर किसी कंपाउंड का है, ह्यूमंस का है, पेन, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, कोई भी चीज का हो सकता है, वो नहीं बोला दिया। जस्ट ये बोल दिया कि अगर हम 1 मोल के बारे में बता रहे हैं, दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर। अगर हम 1 मोल के बारे में बता रहे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर 6.022 10⁻23। ठीक है, तो ये होता है मोल का ऑर्डर, और इस नंबर को बोला जाता है मोल का नंबर। ये बात सबको दिमाग में बैठा है एकदम? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, किसी को डाउट रहता है जरूर पूछना, बार बार बता रहे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा मोल का नंबर। अब देखो ये नंबर कौन दिए थे या फिर कौन डेवलप किए थे? दिस नंबर वाज डेवलप्ड बाय, तुम्हें तो पता है, बताओ। अवोगाड्रो। एवोगाड्रो, बहुत अच्छी बात। दिस इज गिवन बाय, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगाड्रो। दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर आल्सो। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? एवोगाड्रो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपली कैपिटल एन, या फिर बहुत सारे बुक्स में इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है कैपिटल एन सफिक्स विथ ए, एवोगाड्रो को डिनोट करने के लिए। या तो एन लिखा हुआ रहेगा मतलब एवोगाड्रो नंबर है, या तो एन ए लिखा हुआ रहेगा मतलब एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या समझ में आया अभी तक कि 1 मोल नंबर के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो हम लोग इस नंबर के बारे में बता रहे हैं, और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर बिकॉज ही वाज द डेवलपर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। चलो हाँ सर। नोट डाउन कर ले एक बार जल्दी से। दिस इज द फर्स्ट पेज, नोट डाउन कर लो। हो जाए तो बोलना, ठीक है? डन सर। ओके, सबका हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज। Sir, done. ओके, कोई है जिसका नहीं हुआ है?
चलो ठीक है, सबका हो गया, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वो 4 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, वो 4 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जिससे मोल कॉन्सेप्ट का सारा न्यूमेरिकल बन जाए। तो 4 फॉर्मूला शुरू होने से पहले हम तो इस बार सिर्फ ये बताओ, एटम एटम का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक? व्हाट इज एन एटम? So the smallest and indivisible part of any matter. ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? The smallest unit of an element. हाँ ठीक है, चलो दैट्स मीन हम लोग बोल सकते हैं सिंपली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज एटम। और मॉलिक्यूल कौन सा है? मॉलिक्यूल क्या है? It's a collection of atoms. कलेक्शन ऑफ एटम। अगर सिंपल वे में समझे हम लोग तो इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ एटम्स। ठीक है, इसको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता। तो अभी बताओ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम, ये कौन सा फॉर्म में दिखाई दे रहा है? एटॉमिक फॉर्म है या मॉलिक्यूलर फॉर्म है? It's atomic form. Atomic form. एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। अभी बताओ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या बनेगा? O2. O2. O2। हाइड्रोजन का H2. H2। नाइट्रोजन का N2। N2. Cl का Cl2। Br का Br2। N2. सोडियम और पोटेशियम तो मॉलिक्यूलर फॉर्म बनता है? नहीं सर. नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो अभी अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स है, तो आंसर क्या होता? 2 atoms. 2 एटम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी कितने एटम्स है? 2 atoms. 2 एटम्स। बहुत अच्छी बात है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3. O3 O3। इसमें कितने एटम्स है? 3 atoms. 3 3 एटम। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग अब आराम से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अब फॉर्मूला स्टार्ट कर दें, इसमें किसी को डाउट नहीं है? No sir. ठीक, तो देखो रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 1 बोल रहा है, अगर हम लोग 1 मोल के बारे में बता रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस नंबर के बारे में बता रहे, हाँ या ना? हाँ सर. अब रूल 1 ये बोल रहा है कि 1 मोल मतलब ये नंबर, ठीक है। तो 1 मोल क्या? अब 1 मोल मतलब ये नंबर। अब 1 मोल अगर एटम है तो इतने नंबर्स ऑफ एटम्स हो जाएगा। अगर मान लो 1 मोल मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है, 1 मोल अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है, दैट्स मीन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहे हैं। अगर कहीं पर बोल रहा है कि 1 मोल पेन प्रेजेंट है, दैट्स मीन हाउ मेनी पेन्स आर प्रेजेंट देयर? 6.022 10 to the power 23. एकदम सही, 6.022 10 to the power 23 इतने नंबर ऑफ पेन्स प्रेजेंट। तो फर्स्ट रूल सिंपली यही बोल रहा है कि 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर। अब सर वो 1 मोल हम लोग एटम के लिए बोलेंगे तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे तो एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा। अगर 1 मोल पेन के बारे में बताएंगे तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पेन्स होगा। ठीक,
क्लियर है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा, यू हैव 1 मोल कार्बन, अच्छा कार्बन मत करो, चलो इसको ऑक्सीजन ही लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन। सो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब हाउ मेनी ऑक्सीजन? Avogadro number of oxygen atoms. एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यही होगा ना? अब बोल रहा है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 दिया हुआ है मतलब मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब होगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत अच्छी बात है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक। अभी बताओ, अगर तुमसे ये पूछा कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स करने बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तब क्या हो जाएगा आंसर? So 2 multiplied by the Avogadro number. 2 मल्टी, सिर्फ 2 या 2 से मल्टीप्लाई होगा एवोगाड्रो नंबर? 2 से मल्टीप्लाई 2 से होगा। multiply होगा. 2 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत अच्छी बात है। दैट मीन योर आंसर विल बी 2 into 6.022 into 10 to the power 23 इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एटम दिया है और एटम ही पूछेगा तो 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल दिया है और मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है तो 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूल दिया है एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स, तो हमेशा मॉलिक्यूल से एटम आने के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल में जो एटम्स था, एक सिंगल मॉलिक्यूल में जो एटम्स था उससे मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर्स को। ये बात समझ में आया एकदम? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है इसमें? नहीं sir. बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा किसी को डाउट है या नहीं। हम तो बताओ, तुमको दिया है 5 मोल ऑफ CH4 molecules equal to how many total number of atoms? मॉलिक्यूल दिया है, एटम्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सही आंसर आने पर समझ में आएगा कि यहाँ एकदम टॉपिक क्लियर है। बताओ Sir 25 multiplied by Avogadro number. 25 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा देखते हैं बाकी होता क्या आंसर आ रहा है, सही है या गलत है, टैली कर लेंगे। Sir, 25 multiplied by Avogadro number. अच्छा ठीक है, 25 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बाकी स्टूडेंट्स का क्या आ रहा है? Sir, 16 into 5 into Avogadro number. कितना इंटू 16? Yes, sir. 16 इंटू 5, Sir, sorry sir, 25 into Avogadro number. 25 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है एकदम सही है। देखो 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, तो 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 5 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, तो पहले तो वो निकालेंगे ना, 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स होगा। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है यहाँ पर? 5 एटम्स है, एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन के लिए, तो टोटल एटम्स कितना बन जाएगा, और एक 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा मेरा एटम्स का नंबर, टोटल एटम्स का नंबर। इसमें किसी को डाउट है? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्ड नहीं किए, किसी को डाउट है?
No, sir. ठीक है, No, sir. ओके ओके। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला तो नोट डाउन करो, दिस इज योर फर्स्ट रूल। Sir, done. ओके, कोई है जिसका नहीं हुआ है अभी तक? हाँ सर, बचा है तो। हाँ, सबका हो गया ना, चलो ठीक है। सर थोड़ा सा बचा है। अच्छा, थोड़ा सा बचा है, ठीक है ठीक है, लिखो। सर डन। ओके, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और देखेंगे। ज्वाइंट वगैरह में क्या क्वेश्चन देता है पता है? क्वेश्चन इतना ही इजी रहता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, वही क्वेश्चन दिया है कि 5 मोल क्या था, CH4 था, 5 मोल CH4 मॉलिक्यूल तुमको देगा और पूछेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली टोटल कितने कार्बन से और हाइड्रोजन कितने हैं? सर कार्बन 5 मल्टीप्लाइड बाई Na होगा और हाइड्रोजन 20 मल्टीप्लाइड बाई Na होगा। ठीक है, बात स्टूडेंट तो समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो सिंपली डिवाइड कर दिया, कार्बन पूछा है तो 5 मोल्स है, मतलब मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 मोल्स। अगर CH4 है दैट्स मीन मेरे पास 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतने ही मॉलिक्यूल्स बनेगा। और हर एक मॉलिक्यूल में कितना है, एक ही कार्बन है, तो एटम्स भी कितना हो जाएगा, कार्बन बराबर इतना ही बन जाएगा, 5 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, इतने ही नंबर ऑफ एटम्स बनेगा। अब इतने मॉलिक्यूल्स तो है, लेकिन पूछ रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इंटू 5 इंटू 6.022 10 to the power 23. So this will be 20 into 6.022 10 to the power 23. अभी अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखो 20 into 6.023, 20 into 6.022 into 10 to the power 23, और इसका आया 5 into 6.022 10 to the power 23। दोनों नंबर को अगर ऐड कर देंगे तो देखो ये वाला नंबर आ जाएगा ना, यहाँ पर जो आया था 25। हाँ या ना? यस सर। ठीक, हाँ सर।
दैट्स मीन या तो तुम तो डायरेक्टली पूछेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो लोग सोचता है कि थोड़ा घुमा के पूछे, लेकिन क्वेश्चन वही है, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ तुमको इंडिविजुअली निकाल लेना पड़ेगा बस। तो ये था मेरा टोटली फर्स्ट फॉर्मूला था कॉन्सेप्ट। इसमें आई थिंक और कोई डाउट किसी को नहीं है, किसी तो है अभी भी कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो। नहीं। ठीक है, चलो इस ये क्वेश्चन तो भी नोट डाउन कर लो, तो पैटर्न साले कॉपी में रह जाएगा मेरा। सर I've written. ओके Sir, written. ओके चलो Sir, done. ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2। अब हेडिंग करो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, रूल नंबर 2 ऐसे समझेंगे, मान लो ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, इसमें एटम ए रखा हुआ है और इसमें उसी एटम का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, दैट इज A2। ठीक, कितने एटम्स रखा हुआ है, 1 मोल एटम्स तो यहां पर प्लेस किया गया है, 1 मोल एटम, और यहां पर सिमिलरली 1 मोल मॉलिक्यूल को प्लेस किया गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को वेट करेंगे, इस कंटेनर को वेट करेंगे। अभी बताओ दोनों का वेट सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। Sir, अलग होगा। हाँ, दोनों का जो वेट होगा, 1 मोल एटम्स का जो वेट होगा और 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, दोनों का वेट सेम या डिफरेंट? सर डिफरेंट होगा। Sir, different. डिफरेंट होगा। तो सेकंड रूल क्या बोल रहे थे, तो 1 मोल एटम का जो वेट बनेगा, कुछ भी वेट बने, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 ग्राम या 2 माइक्रोग्राम, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मोल एटम्स का जो वेट बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, एटम्स का वेट, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो यही है। सिर्फ जो मास हम लोग पढ़ते हैं, एटम्स का मास, एटॉमिक वेट, वो 1 मोल एटम का मास होता है। और यही अगर जो मॉलिक्यूल का जो मास हमको मिलेगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास मिलेगा, उसको क्या बोला जाएगा तब? Molecular मॉलिक्यूलर weight वेट। or molecular mass. हाँ, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास। अभी देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12 ग्राम। 12 ग्राम। और एटॉमिक नंबर 6। तो देखो हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या किए हैं कि एक कार्बन के ऊपर 12 लिख दिए, तो इससे ये नहीं होता है कि एक सिंगल कार्बन का मास 12 ग्राम, नो, कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 बन जाए तो कितने सारे एटम्स का मास 12 हुआ, 1 मोल का ना। यस सर। Yes, sir. तो सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि 1 मोल एटम बराबर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और 1 मोल मॉलिक्यूल
बराबर मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो सिंपली तो हम लोग क्या बोल सकते थे, 1 मोल कार्बन एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम ना। एक सिंगल कार्बन का नहीं, 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट इससे पहले क्लियर था? नहीं सर। क्योंकि 9 में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसे तुम लोग पढ़े होगे। और एटॉमिक सर मास बोलो। हम लोग एक एटम के लिए, एक कार्बन एटम के लिए 12 ग्राम लगा लेते हैं। हाँ, हम लोग बेसिकली वो क्या होता है ना, जब रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग रिप्रेजेंटेशन मोल में करते हैं, और ये सामने जो कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 मोल होता है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग जो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं Na2CO3 सपोज लिखा हुआ है, सामने कोई नंबर नहीं है, दैट्स मीन इट इज 1 मोल Na2CO3, नॉट 1 सिंगल कंपाउंड। इसलिए हम लोग कार्बन तो 12 ऐड करेंगे, जैसे हम लोग अभी तक ऐड करते आए हैं हम लोग वैसे ही ऐड करेंगे, लेकिन दिस 12 ग्राम इज फॉर 1 मोल कार्बन एटम। तो इसको देते ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6.022 into 10 to the power 23 number of carbon atoms equals to 12 ग्राम। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। सेकेंड रूल सिंपली यही बता रहा है कि 1 मोल एटम बराबर एटॉमिक मास, 1 मोल मॉलिक्यूल बराबर मॉलिक्यूलर मास। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। इसमें थोड़ा और भी न्यूमेरिकल्स करना है। Done. होते सब तो हुआ, Done. होते Yes, sir. तो देखो अगर मेरे पास 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन का मास बोल रहा है 12 ग्राम, तो 1 सिंगल कार्बन का मास कितना बनेगा? 12 by एवोगाड्रो नंबर। 12 बाय एवोगाड्रो नंबर। बहुत अच्छी बात है। दैट्स मीन क्या होगा, तो ये 10 टू दी पावर 23 तो ऊपर लेते चले जाओ, दैट्स मीन 10 टू दी पावर -23 बन जाएगा, और 12 बाई 6.022 मतलब ये हो गया 1.9 के आसपास आ जाएगा। ये होता है एक सिंगल कार्बन एटम का मास। एक सिंगल कार्बन एटम का मास होता है ये वाला, जो 12 हम लोग देखते हैं एटॉमिक वेट, वो एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ कार्बन का मास होता है। ठीक है, वैसे ही अगर सिंपली यहाँ पर पूछा जाए कि 1 सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है तो क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 16 को कैसे डिवाइड करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर। एकदम सही। तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर -23 और 16 बाई 6 पॉइंट, दैट मीन 6 3 18। ये 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 40 ज्यादा है। तो 2.6 मान लो, 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ये होगा एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास। हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़े थे ना, एटॉमिक मास यूनिट याद आ रहा है कि हाँ सर।
कार्बन था 1/12 लिया गया था, फिर उसके रेस्पेक्ट में कितना भारी होता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। Yes, sir. सीबीएसई आईसीएसई दोनों में था, वो इसीलिए लाया गया था। एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक सिंगल कार्बन का मास या फिर एक सिंगल एटम का जो मास यूनिट होता है वो। तो हमेशा याद रखना 1 मोल बराबर, अब देखो दोनों फार्मूला को अगर समराइज कर दे तो 1 मोल बराबर मेरा क्या बना, एटॉमिक नंबर, 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर हुआ और 1 मोल बराबर एटॉमिक मास हुआ। तो एवोगाड्रो नंबर बराबर एटॉमिक मास बनेगा या फिर एवोगाड्रो नंबर बराबर मॉलिक्यूलर मास बनेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ये भी दे देंगे ना कि अगर मेरे पास बोल रहा है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब कितने ग्राम, So 32 ग्राम। 32 ग्राम। 32 ग्राम। तो एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना बनेगा, 32 by 32 by एवोगाड्रो नंबर। 32 बाय एवोगाड्रो नंबर। बस ये होता है मेरा सेकंड फार्मूला। चलो इसको नोट डाउन कर लो। I've done. ओके Sir, done. सर डन। ठीक है, चलो अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला में। ये पेज भी हो गया है। यस सर। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो रूल नंबर 3 बोल रहा है कि वापस से मेरे पास 2 कंटेनर है। दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर्स पे हम लोग कुछ एक गैसियस सब्सटेंसेस रख रहे हैं। सपोज इसमें ऑक्सीजन रखते हैं और इसमें सपोज CO2 रखते हैं। कितने अमाउंट्स में, अमाउंट कितना लेंगे, 1 मोल। इसमें 1 मोल ऑक्सीजन है, इसमें 1 मोल CO2 है। कंडीशन क्या बोल रहा है कि कंडीशन ये होना चाहिए, जब ये कंटेनर है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड वाला होता है, एसटीपी। एसटीपी हम लोग इससे पहले भी सुने हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 9th में तो था एसटीपी, हाँ या ना। हाँ सर। एसटीपी का फुल हाँ फॉर्म सर, होता है, सुने। हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एकदम सही, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैल्यूज पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू कितना बनेगा और स्टैंडर्ड प्रेशर का, सर 760 20 mmHg और 273 केल्विन। 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यही ना। हाँ सर। इसको याद रखना, हाँ सर। ये भी स्टैंडर्ड है। 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मिलीमीटर तो सेंटीमीटर पे लाइन दे देते, क्या होगा 760 सॉरी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो टेम्परेचर इसी दो में रहेगा, प्रेशर कभी कभी 1 atm भी दे सकता है, तो दिस इज ऑल्सो
एसटीपी 180 MB। तो रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल गैसियस सब्सटेंसेस है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसियस है, एक में है ऑक्सीजन, एक में है CO2। अब क्या करना है, दोनों तो हमको सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे लेना है, कौन सा, एसटीपी वाला। तब जाके बोल रहा है कि ये दोनों का जो वॉल्यूम बनेगा वो भी मेरा सेम बनेगा, इन दोनों का वॉल्यूम भी मेरा सेम बनेगा। कितना, इन दोनों का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 22,400 मिलीलीटर। मतलब तुम लोग कोई भी गैसियस सब्सटेंस ले लेंगे, एनी काइंड ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कोई भी गैसियस सब्सटेंस ले लो, अगर दोनों का क्वांटिटी सेम है, 1 मोल या 2 मोल या 5 मोल, क्वांटिटी सेम है और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, दैट इज एसटीपी, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। 1 मोल के लिए वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। तो 2 मोल अगर लेना है तो डबल, ट्रिपल मोल, 3 मोल लेना है तो ट्रिपल। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है 1 मोल ऑफ any gas at STP will occupy constant volume, that is 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर जो दिया रहेगा। ये होता है मेरा थर्ड रूल का स्टेटमेंट कि 1 मोल अगर ऑक्सीजन लेंगे एट एसटीपी, उसका भी वॉल्यूम होगा 22.4, 1 मोल अगर CO2 लेंगे तो उसका भी वॉल्यूम होगा 22.4। हाँ, कंडीशन क्या है कि एसटीपी में होना चाहिए और दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। इसमें किसी तो डाउट है रूल नंबर 3 में? नो सर। ये वाला रूल शायद तुम लोग का नहीं था, जो मोल कंसेप्ट तुम लोग 9-10 में किए थे, ये वाला रूल शायद नहीं वहां पर था। सर एक्चुअली हमारा कंप्यूटर क्लास है स्कूल में 9:40 से, हाँ तो हाँ, छोड़ देंगे, यही लास्ट टॉपिक है, यहाँ नोट डाउन हो गया तो आज की क्लास यहीं करते हैं, इसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, नोट डाउन कर लो एंड यू कैन लीव, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. ठीक है, वेलकम, Thank you, sir. वेलकम। नोट डाउन करके लीव करना। Thank you. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. हाँ, वेलकम।